दो लोग और दोनों अलग अलग जगहों पे और दोनों किसी अदृश्य शक्ति से परेशान। एक माँ ने अपने बच्चे को छत से फेंकने तक का फैसला कर लिया। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टोरी टीवी में और मैं हूं आपके साथ मुकेश राम प्रजापति। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है धर्मेंद्र कुमार ठाकुर। आप में से कई एक लोग इन्हें जानते भी होंगे। धर्मेंद्र कुमार ठाकुर फिल्म लाइन से संबंध रखते हैं। इनका खुद का लाइट इक्विपमेंट है और अभिनेता भी हैं और बहुत जगहों पे इनका घूमना होता है फिल्मी सफ़र को लेकर के। तो मैं जानना चाहूँगा आपके साथ क्या कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे आप काफ़ी लंबे समय तक परेशान रहे थे? हाँ, परेशान तो बहुत सालों से रहा हूँ मैं। हमको लगता है कुछ दिन पहले ये सारा थोड़ा सॉर्ट आउट हुआ है, सारा जो प्रॉब्लम था। कुछ साल पहले, तकरीबन 4-5 साल पहले, जब मेरा शूटिंग हमेशा मुंबई में चलता था, तो लेट नाइट होने के बावजूद जब हम घर लौटते थे तो थोड़ा थोड़ा कुछ अजीब टाइप सा हमें फील होता था। जब घर जाते थे हम, तो एक आभास होता था मुझे कि शायद कोई पीछे से आ रहा है, ऐसा थोड़ा सा डरावना टाइप का फील होता था। तो हम उसमें इग्नोर करते थे। मुझे लगा कि शायद एक होता है अकेले हैं तो ऐसा अकेले था तो एक वहम होता था दिल में, तो उसको हमेशा इग्नोर करते गए। हम बोले शायद बॉम्बे है तो इतना कुछ ही नहीं होगा। एक कहानी शुरू होती है मेरे फैमिली में ही। उसी दरमियान जब हम मुंबई में रहते थे और ये सब कभी कभार डर मुझे लगता था, तो इसी समय में मेरी वाइफ रात में कभी कभी कॉल करती थी, तकरीबन रात को 2 बजे 3 बजे अचानक से। तो एक दो दिन थका मांदा आता था मैं रात को, जब सोने के बाद तो एक नींद बहुत गहरी नींद आ जाती थी। तो उस टाइम में फ़ोन देखता था तो मैं कभी कभी डांट भी देता था कि यार ये कोई टाइम है क्या फ़ोन करने का। तो वो अपनी बातों को मुझसे बोलना चाहती थी कुछ। तो ये 2-3-4 बार 10 बार हुआ ऐसा। तो मतलब जब भी उसका फ़ोन आता था दिन में हम बोलते थे कि यार रात में इतनी देर रात को मुझे फ़ोन मत किया करो, दिन भर थकने के बाद, क्योंकि रात में 3-4 घंटे ही सोने को मिलता था वहाँ पे। तो बातें वो जब मैं कुछ ज़ोर से डांट के बोलता था तो वो थोड़ी सी सहम जाती थी, और जो बात जो मुझे बताना चाहती थी वो शायद नहीं बता पाती, डर के मारे कि शायद मैं गुस्से में कुछ और बोल दूँ। लेकिन एक दिन ऐसा था मुंबई में, हम अंधेरे में शूट कर रहे थे, एक बंगलो था। तो उसके एक दिन पहले फुल डे नाइट शूट कंटिन्यू हुआ। दूसरे दिन भी वापस शूट था। तो मुझे बहुत नींद आ रही थी। जो स्टूडियो था वो 4 फ्लोर का था, ग्राउंड फ्लोर में शूटिंग चल रही थी। तो लंच करके मुझे थोड़ा सा लगा कि 1-8 घंटा सोना चाहिए। तो बिना किसी को बताए हुए सबसे ऊपर वाला रूम, जो स्टोर रूम जो होता है 4th फ्लोर पे, सबसे ऊपर वाले रूम में, तो किसी को बिना बताए हम वहाँ पहुँच गए। पूरा अंधेरा रूम था जिसमें पुराने सोफ़ा वगैरह सब जो रखा हुआ था, कबाड़ वगैरह। तो उसमें एक सोफ़ा था, एक सोफ़े के ऊपर एक और सोफ़ा था, उसको पलटी करके रखा हुआ था। उस सोफ़े के अंदर हम घुस के सो गए। तकरीबन 3-4 घंटा तो नींद मेरा पूरा हो गया। जब अचानक से मेरी आँख खुली तो उसमें 6:30 बज रहे थे शाम को। आँख खुलने के बाद मुझे लगा कि हमको जाना चाहिए। तो ना मेरा पूरा हाथ पैर बॉडी ना ज़बान कुछ भी मतलब काम नहीं कर रहा था। यानी आप बिल्कुल फ्रीज हो गए? बिल्कुल फ्रीज हो गए। मतलब ऐसा जब मेरा आँख खुला तो ना इधर हो रहा हूँ ना इधर हो रहा हूँ। तब शरीर मेरा पूरा ब्लॉक हो गया था। ये हकीकत है। मतलब रोंगटे खड़े होते इस चीज़ को सुन के। तो वापस से मैंने, मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था कि अब हम क्या करें। उसके बाद आंख बंद किया मैंने वापस। थोड़ा सा मेरे को लगा कि अब ऑप्शन तो बस भगवान ही बचाने वाले हैं। धीरे धीरे हनुमान चालीसा का जो कुछ श्लोक है, हनुमान चालीसा है, उसे आपने उसके बाद उसको पढ़ना शुरू किया। मुझे लगता है तकरीबन 1-1.25 घंटे के बाद कंटिन्यू जय बजरंगबली जय हनुमान करते 1-1.25 घंटे के बाद मुझे लगा, धीरे धीरे एहसास हुआ कि मेरे बॉडी में थोड़ा थोड़ा जान आ रहा है। उसके बाद लगा पैर और थोड़ा सा मूवमेंट करने लगा। उसके बाद वहाँ से जो मैं भागा, मतलब आनन फानन में कुछ नहीं दिखा मुझे। गिरते पड़ते नीचे ग्राउंड जहाँ शूट चलता वहाँ जाकर बैठ गया। बात मैंने किसी से नहीं बता पाया।
सब लोग पूछने लगा कहाँ गया था जाती थी इतने घंटों से। बट वो जो सिचुएशन था ना, वो आज भी मेरे को याद आता है। वो मतलब भगवान ना करे वैसा सिचुएशन किसी और के साथ घटे। उसके बाद जब घर आया मैं दूसरे दिन, फिर वाइफ का फ़ोन आया। तो ये जो बातें हैं ये मेरे को लगा कि किसी को तो बताना चाहिए। तो ये दिन में मैं मेरी वाइफ के साथ मैंने शेयर किया कि ऐसा कि ऐसा सब मेरे साथ कल स्टूडियो में हुआ। जैसे मैंने बताया तो मेरी वाइफ रोने लगी, रो रो के बोलने लगे कि यही बात मैं आपको इतने दिनों से मैं आपको फ़ोन कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुनते नहीं हैं। हमको रात भर नींद नहीं आता है, रात को 2 बजे 3 बजे अचानक से नींद टूटता है और वो रात में रोने लगती थी। तो उनके साथ क्या हो रहा था वहाँ पे? उसके साथ ये हो रहा था कि जब रात में वो सोती थी ना, तो मतलब उसको ऐसा फील होता था ना कि कोई आता है रात में उसका गला काटता है। और एक बार 2 बार नहीं, बहुतों बार उसके साथ। और यही सपना रेगुलर चलता रहता था वो। मतलब एक ही सपना रेगुलर? हाँ, कि वो वहाँ 2 आदमी पकड़ते थे और चाकू से उसका गला काटते थे। यानी इधर आपकी पत्नी अलग परेशान, उधर आप अलग परेशान। बिल्कुल। तो फिर हुआ क्या उसके बाद? एक बार, अनेकों बार ऐसा हुआ रहेगा, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि रात को 2 या 2:30 बजे उसी सिचुएशन में अचानक से उसका आँख खुलता है और कुछ ना देखते हुए दरवाज़ा खोलती है। क्योंकि मेरी वाइफ अकेले रहती थी, जहाँ पे हम लोग का घर है, बच्चों के साथ अकेले रहती थी। अगल बगल पड़ोसी का दरवाज़ा ठोकना एकदम पूरा, मतलब ऐसा कि वो भी रात को 2:30-3 बजे जब सब लोग सोए रहते थे। और उसमें पता नहीं इसको डर लगता था या नहीं लगता था। अगल जो लिफ्ट है उसको पूरा जोर जोर से पटकना पूरा। तो अगल उतना शक्ति एक उतना अचानक से, मतलब एक होता है कि बहुत दिनों से चल रहा है, ऐसा भी नहीं है। और ये चीज़ मुझे पता ही नहीं था कि ये हो रहा है। तो 1-2 दिन हुआ ऐसा। तो ये शायद मेरे भैया के साथ बात करती थी कि भैया ऐसा ऐसा मुझे फील होता है। तो एक बार भैया आ गए रहने के लिए जहाँ पे गया था वहाँ पे। उसके बाद 1-2 दिन तो उसको कुछ अनुभव नहीं हुआ, बिल्कुल अच्छे से उसका नींद जो था नॉर्मल सब कुछ। यानी ये हो सकता है कि अकेलेपन की वजह से हो सकता तो है। डॉक्टर को आपने दिखाया नहीं फिर? नहीं, डॉक्टर को बाद में दिखाया हम लोग। डॉक्टर को यहाँ तक मतलब हमको भी ऐसा लगा कि बहुत कुछ नॉर्मल है। वो हमको बहुत दिनों से, बहुत महीनों से इंडिकेट कर रही थी कि उसके साथ कुछ हो रहा है। और मुझे लगा कि बाद में मुझे एहसास हुआ कि एक बार वो उसको हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट करवाए थे, कुछ तबीयत उसका ख़राब था। तो चूँकि अलग अलग हम लोग रहते हैं, मेरा काम धाम अलग होता था, वाइफ और बच्चे अलग रहते हैं, मेरे माँ बाप अलग घर में रहते थे, तो इसका ज़्यादा रहना भी अकेले होता था। तो एक बार हम लोग इसको हॉस्पिटल में एडमिट किए हुए थे। तो उसमें आप यहाँ थे कि नहीं? उसमें हम मुंबई में ही थे, उसके साथ उस टाइम नहीं थे हम। तो बच्चे घर में रहते थे, तो इनके साथ जो बड़े भाई है वो खाना पीना पहुंचा के वो वापस, उनका भी सब स्कूल रहता था। तो ये हॉस्पिटल में हमको लगता है रात भर मैं 3-4 घंटा अकेले रहती थी हॉस्पिटल में। तो मुझे लगता है कि शायद हॉस्पिटल में वो भी फीमेल का जो हॉस्पिटल था वहाँ पे एडमिट किया गया था इनको। तो मतलब मतलब उसके बाद से ही वो परेशान थे? हाँ, तो उसके बाद ही मुझे लगा कि शायद वहाँ पे कुछ ऐसा इसके साथ कुछ हुआ रहेगा जो इसको पता नहीं था। एक बार उसी दरमियान जब ये घर का जब दरवाज़ा वगैरह जब बहुत ज़ोरों से पटकती थी, उसी दरमियान एक बार तो ये जो मेरा जो छोटा वाला बेबी है उसको वो अपने घर से नीचे फेंकने जा रही थी। मतलब इसको ऐसा लगा कि मतलब क्या था कि उसको गोद में उठा के नीचे फेंक देना है, बट एक और था कि इसको खींच रहा था। यानी उनके अंदर कोई रूह ऐसा था जो ऐसा हो सकता है। तो जब हम लोग, मैंने यहाँ तक तो हमने थोड़ा सा इग्नोर किया चीज़ों को, बट ये जो मामला हुआ तो ये दूसरे दिन मुझे पता चला, फ़ोन आया घर से कि ऐसा ऐसा दीदी कर रही है, बाबू को नीचे फेंकने जा रही थी। तो अगल बगल वालों के सब के द्वारा पता चला। तो थोड़ा सा हम सीरियस लिए इस चीज़ को, क्योंकि मेरे साथ भी बॉम्बे में घटना घट रहा था। बिल्कुल। और उसको भी मैंने कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा इग्नोर करते गए थे, बट जब घर में भी ये घटना घट रहा है, मेरे साथ भी वो घटना घट रहा है, तो थोड़ा सोचा दोनों को आप एक जगह लाए तो समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। कुछ तो हो रहा है मेरे साथ। उसी बीच में मैंने भैया से बात किया कि भैया थोड़ा सा इसको डॉक्टर के पास लेके जाइए। तो अच्छे जो डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट जो थे उनके पास साथ मैंने दिखाया, सारा जांच वगैरह किया गया, तो सारा चीज़ नॉर्मल था। उसके बाद
अचानक से मतलब जब आना था हमारे मतलब मुझे जब रिटर्न घर आना था तो भैया ने बताया कि डॉक्टर ने बोला कि सब कुछ नॉर्मल है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो कभी कभार कुछ पुरानी पुरानी बातों को याद करके ऐसा वो रात में रोती होती है। तो फिर मेरा आना फिर हमने कैंसिल कर दिया क्योंकि शूट मेरा कंटिन्यू चल रहा था। तो मैंने सोचा कि अब जब ऐसा इधर लगा कि अब नॉर्मल है तो अब आने की उतनी आवश्यकता है नहीं है तो फिर मैंने कैंसिल किया। लेकिन जो चीज़ें हो रही थी वो थमने का नाम नहीं ले रही थी। यानी ये कंटिन्यू रात को उठ करके वैसा हरकत करना, रोना, आपको फ़ोन करना और आप उधर अलग परेशान जो थे वो चल ही रहा था। वापस जब ये सब ट्रीटमेंट वगैरह हो गया वापस से फिर रात को कॉल करना स्टार्ट। अचानक से रात को 2:30-3 बजे कॉल करती है, क्या कर रहे हैं जी, आपको नहीं समझ में आता है, यही सब चीज़। तो मतलब नींद टूट गया मुझे। अचानक से इस तरह का बिहेवियर करना और भी अलग एटीट्यूड में बात करती थी मेरे साथ। पहले तो स्टार्टिंग में जो था तो बड़ा प्यार से बहुत पोलाइटली होकर बात करती थी, लेकिन बीच बीच में क्या हुआ कि वो जब भी उसका फ़ोन आता तो बड़ा एकदम हाइपर होकर बात करती है। अब फुल एटीट्यूड में, आपको समझ में नहीं आता है, हमको नींद नहीं आ रहा है, ऐसे अभी आइए घर पे आप। हम बोले यार मैं मुंबई में हूँ, इतना जल्दी मैं कैसे आ पाऊँगा। तो कुछ कुछ वर्ड्स और भी कुछ कुछ बोलती थी। तो मेरे को लगा यार पता नहीं इसको हो क्या जाता है, आखिर हो क्या रहा है। डॉक्टर का रिपोर्ट सब नॉर्मल बता रहा है। इसी दरमियान वो एक पुलिस चौकी में गई थी बीच में। अच्छा, दिन में। तो पुलिस चौकी कुछ ऐसे ही मतलब कुछ था तो मैंने ही उसको इंडिकेट किया था कि तुमको ज़्यादा, वो ऐसा बोलती थी कि जी सो रात को जब नींद नहीं आता है ना तो मुझे लगता है कि कोई मार रहा है मुझे। तो मैंने मजाक में मेरे को बोल दिया था, जाओ पुलिस कंप्लेंट कर दो जाके। उसको उसने यानी वो जो गला काटने वाला प्रोसेस था उनको लगा कि हो रहा हकीकत में, और चली गई थाना। तो मैंने बोला जा पुलिस कंप्लेंट कर दो जाके। तो वो थाना में गई, ये फैक्ट है। थाना में गई और सीधा थाना प्रभारी को जाके बोलती है। मतलब बदतमीज वाला जो भाषा होता है उसमें कि आपको समझ में नहीं आता, आप थाना वाला है, ऐसे है वैसे उल्टा पुल्टा बोल के। तो थाना वाले ने बोलता यार इसका दिमाग ना ख़राब हो गया है, लेके जाओ उसको यहाँ से। तो यहाँ तक जो चीज़ें हो रही थी वो मतलब हमारे हाथों से हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही थी। तो एक हमारे साला साहब लगते हैं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि जी सो देखिए ना दीदी, पहले वाला जो था बिहेवियर वो दीदी का भी नहीं रहा। कुछ कुछ चीज़ें अलग तरीके से वो बात भी करती है और बच्चों के साथ भी अलग तरीके से ट्रीट करती है। तो मैंने बोला अच्छा बाबू एक काम करो, 1-2 लोग रहते थे उनके अगल बगल में, तो मैंने एक काम करो 2-4 दिन तुम लोग दीदी के साथ जाके रहो। तो 2 लड़के जो हमारा जो साला लगता था वो और उनके साथ उनका एक फ्रेंड था, वो दोनों घर आ गए। तो रात को लोगों ने जो माजरा देखा, एकदम पूरा बाल वाल पूरा खुला करके बैठी हुई है मेरी वाइफ, रात को 12:30-1 बजे। दोनों दूसरे रूम में बैठे हुए थे, बच्चे सब सोए हुए थे। अब उसी में ही वो एकदम दरवाज़ा खोलती है, जिसमें वो जो उसका जो भाई सोया होता है उसको नॉक करती है जोर से, ए खोल खोल खोल। वो लोग देखता है तो जैसे दरवाज़ा खोला ना तब एक जो होता है अचानक से उसका लुक ना पूरा बाल वाल सब आगे पूरा एकदम, यानी शैतानी हरकत शैतानी वाला एकदम पूरा। तो देख के तो लोग डर गया और बोला दीदी क्या है। तो उसी में ही मेरे को तुरंत फ़ोन किया कि जिया जी सो दीदी ऐसा ऐसे रिएक्ट कर रही थी। उसने वीडियो कॉल किया मेरे को। तो उसका जो तौर तरीका जो था बात करने का और रहने का अलग, मतलब हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो तुरंत फिर मैंने मेरी रिलेटिव में ही रहते हैं, उनको मैंने फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा चाचा। तो कोई एक पानी होता है, मतरा हुआ पानी होता है, रात को वही उन्होंने ला के दिया और पिलाया बुलाया, मालम डाला उला, कुछ फ़र्क नहीं, कुछ असर ही नहीं कर रहा था। तो वो लोग मुझे हिंट कर दिया फ़ोन पे ही कि बाबू धर्मेंद्र तुम आ जाओ, कुछ मामला गंभीर जैसा लग रहा है, संजीदा। उसके बाद फिर रात को तो रात भर मेरे को नींद ही नहीं आई। उसके बाद और ये मामला 12:30-1 बजे रात को शुरू हुआ। उसके बाद ये कंटिन्यू फुल रात ये चला और कंटिन्यू मैं फ़ोन पे लगा था। उसके बाद बीच बीच में उसका जो हरकत जो था देख रहा हूँ मैं, तब वीडियो कॉल पे कंटिन्यू देख रहा हूँ उसका। मुझसे बोल रही थी ना बदतमीज़ करके, ये मतलब एक गाली गलौज वाला जो वर्ड होता है ना, उस तरीके से मेरे से गाली गलौज से बात कर रही है फ़ोन पे ही। तुम वहाँ बैठा है, तुम वहाँ बैठा है, घर आओ, अभी घर आओ तुम, मतलब इस तरीके से। तो थोड़ा सा डर भी लगा, थोड़ा इमोशनल भी हो गया।
रात में ही रोना धोना चालू, हम लोग आखिर हुआ क्या है इतना बड़ा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अर्ली मॉर्निंग फिर मैंने बॉम्बे से मैंने फिर फ्लैट लिया घर के लिए। रात को तकरीबन 7:30-8 बजे हम घर पहुँचे। तो गांव में ज़्यादातर यही होता है कि जब डॉक्टर से कुछ इस तरह का जो कुछ हाँ वो तो खैर आभास हो जाता है कि तांत्रिक वगैरह से फिर संपर्क साधना। 2-3 जगह पे लेके जाया गया है। उसका तो ऐसा हरकत था ना, जिस गाड़ी में उसको बैठाया गया था, मतलब सोच सकते हैं कि आपके जैसे से 3 से 4 लोग, जो उनके जो चचेरे भाई थे, फुफेरे भाई थे, वो लोग सब बैठे हुए पकड़ के दोनों तरफ से, वो चारों को मार के एकदम ऊपर ऐसा जंप करती थी गाड़ी के ऊपर। 4-4 लोग उसको संभाल नहीं पाते थे। तो पूरा दिन ये चला, ये जो मामला था पूरा दिन, यहाँ से वहाँ, वहाँ से, मतलब लोगों के साथ चल रहा है कि किसके पास लेके जाएं, कंफ्यूज थे सारे लोग। रात में हम 7:30-8 बजे लौटे घर। तो फाइनली इसको किसी एक जगह में लेके, तब तक सारा चीज़ लाइनअप हो चुका था क्योंकि सिचुएशन बहुत क्रिटिकल था। तो आप जब आके देखे तो आपकी पत्नी का क्या क्या? जब हम रात को लौटे ना, तो एक तांत्रिक जी थे, उनके पास उसको लेके जाना था। तो ऑलरेडी सारे लोग वहाँ पहुँच चुके थे। तो रात को ही हम भी डायरेक्ट वहीं पहुँचे। जैसे हम दरवाज़ा खोले गाड़ी का देखने के लिए कि कैसी है, वैसे टाइगर कैसे झपकता है मारने के लिए, जैसे खोला वैसे ही झपट्टा मार दिया। कुमार नहीं तो पूरा उंगली जो था वो मेरे आँख में डाल दी सीधा। आँख से ब्लडिंग आना शुरू हो गया मुझे। मतलब उसको बोल सकते हैं कि मतलब बहुत खूंखार हो चुकी थी वो। तुम आ गया, तुम आ गया, अभी आया। मतलब वो अपने में थी ही नहीं, अपने में थी ही उनके नहीं। अंदर हाँ। कोई ऐसा रूह था जो उनको परेशान किए हुए था, बिल्कुल अपने कब्जे में किए हुए था। तो हम लोग समझ गए कि इसके साथ कुछ ना कुछ, मतलब इसके साथ क्या, इसके शरीर में कुछ ना किसी कुछ का प्रवेश हो चुका है। क्योंकि इतने दिनों तक गलती मेरी ही थी कि हमने बहुत दिनों तक इसको इग्नोर किया। जब जब वो फ़ोन करती थी ना कि रात को नींद नहीं आ रहा है, मुझे लगता है, और चूँकि ये हमको लगता है कि मेरा जो छोटा बेबी हुआ था 6 महीने के बाद का मामला है ये। अच्छा, फिर उसके बाद वहाँ तांत्रिक के पास गए तो जब हम लोग लेके गए, एक जंगल के अंदर कुछ था, जैसे शमशान घाट हम लोग बोलते हैं, तो शमशान घाट ही जाना था हम लोग को। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हुआ, डर भी लग रहा था, लेकिन सिचुएशन ऐसा था कि उसकी ज़िंदगी को बचाना था। मतलब और कोई ऑप्शन था नहीं? ऑप्शन हम लोग के पास था नहीं। मैंने 1-2 बार पूछा कि यहाँ लेके जाना पॉसिबल है क्या, क्यों लेके जा रहे हैं हम लोग। तो जो रिलेटिव वाले थे सारे लोग, तो सब लोग, मतलब सारे लोग रो रहे हैं। उसका जो सिचुएशन था उसको देख के सारे लोग रो रहे हैं कि पता नहीं, जो मेरी वाइफ जो पहले जैसी थी वैसी वो लग नहीं थी, नहीं, वो बहुत कुछ बदल गया था उसके लाइफ में। तो फिर शमशान में हुआ क्या वहाँ पे जाने के बाद? तो गए हम लोग, तकरीबन रात को 2:30 बजे हम लोग पहुँचे वहाँ। तो शमशान में जो चिता जलता है, तो चिता के ऊपर ही उसको बिठाया यानी गया। जहाँ चिता को जलाते हैं वह उसी राख पर आप लोग? राख पे बिठाया गया। और मतलब बिठाने के बाद जो होता है तंत्र वगैरह विद्या का जो ये काम होता है, उस तरह से किया गया। घनघोर जंगल में, एक तो जंगल, दूसरी बात है कि वहाँ तक जाने का कोई रास्ता नहीं, कैसे कैसे गाड़ी हम लोग वहाँ तक लेके गए। और उसके बाद भी एक अंदर से जो डर हो रहा था कि पता नहीं कौन कब कहाँ से क्या निकले, तो वो सारा चीज़ हुआ वहाँ पे। उसके बाद हम लोग 1-2 घंटे का काम था, फिर हम लोग लौटे सारे लोग। तो शमशान में जब वहाँ गए आप लोग, वहाँ जब बैठे तो तांत्रिक ने क्या बतलाया आप लोगों, क्या हुआ था आपकी पत्नी के साथ? नहीं, उसका कहना था कि इसके ऊपर जब ये प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट के बाद जब इसको हम लोग हॉस्पिटल में जब इसको हम लोग भर्ती करवाए, डिलीवरी होने के बाद इसके साथ कुछ समय के लिए कोई नहीं था। यानी शुरू वही हॉस्पिटल से हुआ? मुझे लगता है ऐसा ही हुआ है। तो उसी टाइम हमको लगता है किसी का छाया इसके ऊपर पड़ गया। तो 2:30 बजे रात को तांत्रिक ने सारा प्रोसेस करने के बाद फिर क्या क्या किया था उसने? बेहोश हो गई थी वहीं। जब हो गया तो कुछ होता है विद्या हम लोग का, उसके बाद वो वहीं पड़ी रही। उसको उठा हम लोग फिर गाड़ी में बिठाए। उसके बाद आए घर, 1.5-2 घंटा तो उसको होश नहीं आया था, सोई भी थी। जब सुबह हुआ, जब उसको होश आया तो थोड़ा सा बदलाव तो लग रहा था शरीर में। उसके बाद हमको लगता है 10-15 दिन तक ताबीज़ वाबीज़ का मामला चला, धुआं वगैरह का मामला चला।
अभी वो ठीक उसके है? बाद थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। अभी हम लोग अकेले उसको नहीं छोड़ते हैं। तकरीबन 3-4 साल हुआ हम लोग अकेले उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। अब बिल्कुल ठीक है? अभी ठीक है, मतलब थोड़ा सा डर, रात को जब कोई घर में नहीं रहता तो थोड़ा सा डरती तो है, बट पहले से अभी ठीक है। तो अभी आपने सुना धर्मेंद्र जी को, इन्होंने बताया इनका परिवार किस तरह से कितना परेशान रहा। ऐसे भी लोग कहते हैं कि कभी भी गर्भवती महिला को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। इनसे ये चूक हुई, क्योंकि जब महिलाएं गर्भवती होती हैं और जब उनका डिलीवरी होने वाला होता है तो उस समय जितनी भी रूहें होती हैं वो कहीं ना कहीं शरीर के तलाश में रहती हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी के शरीर में जाए। वो कोशिश ये करता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चा जन्म लेने वाला है उसके अंदर हम प्रवाहित करें, और यहीं से परेशानी शुरू होती है। और इनके साथ भी शायद यही हुआ जैसा तांत्रिक ने बताया कि हॉस्पिटल से ही सारा कुछ शुरू हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग भी सतर्क रहें, ध्यान रखें अपने घर परिवार का, और मैं चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और अगर आप लोग को हॉरर फिल्में पसंद है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, टीम कंट्री रोड फिल्म्स सर्च करें और देखें हमारी हॉरर फिल्मों को। यदि आपके पास भी कोई स्टोरी है जो आप चाहते हैं हमारे साथ शेयर करना, तो आप हमसे संपर्क करें और हमारे साथ जुड़ें। तब तक के लिए देखते रहिए स्टोरी टीवी। धन्यवाद।